आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि दही इलाकों में तिब्बी सहूलियात की फराहमी की जरूरत है। उन्होंने हैदराबाद में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जेर एहतमाम 15वें ग्लोबल हेल्थ केयर समिट में वर्चुअल तरीकेकार के मुताबिक हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि टेलीमेडिसिन के जरिए देहातों में बेहतर खिदमात फराहम की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन मुशावरत और ऑनलाइन अद्वियात की फराहमी की खिदमात ज्यादा फायदेमंद साबित होंगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि तेलंगाना सेहत के शोबे में तरक्की कर रहा है। रियासत के स्टेट हेल्थ केयर इंडेक्स में तीसरे नंबर पर आने पर उन्होंने हुकूमत को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दवासाजी की सरत में हैरत अंगेज नतायज हासिल कर रहा है। On this occasion, my hearty congratulations to the state of Telangana, which ranks the top 3 states in the large states category in Niti Aayog's 4th edition of the State Health Index released recently. I am happy to note that Telangana is in the top 3 states in the year-on-year incremental performance in health outcomes too. My compliments to the state government and all those associated with the health sector for this tremendous achievement. My dear sisters and brothers, over the past 2 years, the COVID pandemic has challenged our healthcare systems and has been reinforcing the need to double up our efforts in strengthening our infrastructure. I'm happy to see that the 2 new vaccines and an antiviral drug were recently approved by the Government of India to boost the fight against COVID. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से तेलंगाना रियासत के लिए खतई फेरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक तेलंगाना में जुमला वोटर्स की तादाद 3,03,56,894 हो गई है, जिनमें मर्द राय दहिंदों की तादाद 1,52,26,474 है और खातून राय दहिंदों की तादाद 1,50,98,685 है। जबकि तीसरी सनत के राय दहिंदों की तादाद 1735 है। स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डॉक्टर शशांक गोयल की जानिब से जारी करदा खतई फेरिस्त के मुताबिक इस मरतबा 1,36,496 नए वोटर्स के नाम पहली मरतबा फेरिस्त में शामिल हुए हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल के दरमियान है और सर्विस वोटर्स की हैसियत से 14,661 अफराद के नामों को शामिल किया गया। उन्होंने बताया कि इस मरतबा फेरिस्त राय दहिंदगान की नजरसानी प्रोग्राम में रियासत भर में 2,26,997 नामों को मुख्तलिफ वजूहात के बाद फेरिस्त राय दहिंदगान से खारिज कर दिया गया, जिनमें फौत होने वाले अफराद भी शामिल हैं। जबकि इस रिवाइज लिस्ट में 2,27,226 नए नामों को शामिल किया गया है। सबसे ज्यादा वोटर्स हैदराबाद जिले में 43,67,020 हैं। सबसे कम राय दहिंदे मुलुक जिले में 2,11,160 है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने फी किलो थैले पर 20 से 30 रुपए का इजाफा किया है। ये थैला 50 किलो का होता है। सीमेंट की कीमतें गुज़िश्ता 2 माह से उतार चढ़ाव का शिकार हैं। सीमेंट कंपनियां जिन्होंने पहले कीमतों में इजाफा किया था, तलब में कमी पर दिसंबर के अवाइल में कीमतों में 20 से 40 रुपए फी 50 किलो की कमी कर दी थी। डीलर्स ने कहा था कि कंपनियों ने हाल ही में कीमतें बढ़ा दी हैं क्योंकि दिसंबर के वसत से सीमेंट की फरोख्त में दोबारा इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद दोनों रियासतों में सीमेंट की कीमत ब्रांड और इलाके के लिहाज से 300 से 350 रुपए के दरमियान हो गई। विजयवाड़ा में एक डीलर ने कहा कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना रियासतों में सीमेंट की फरोख्त में इजाफा होता जा रहा है, खास तौर पर आंध्र प्रदेश में जहां हुकूमत हाउसिंग स्कीम के सिलसिले में सीमेंट खरीद रही है। हैदराबाद की एक सीमेंट कंपनी के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि फरोख्त में काफी सीमेंट के इजाफा हुआ है क्योंकि तेलंगाना में तामीराती सरगर्मियों में तेजी पैदा हुई है। अब एक चौंकाने वाली खबर, तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोविड-19 के मामलात में 5 गुना का इजाफा हुआ है, जिसके बाद महकमे सेहत के हुक्काम भी चौकस हो गए हैं और तीसरी लहर के अंदेशे पैदा हो गए हैं। ओमिक्रॉन के मामलात में भी इजाफे ने तशवीश पैदा कर दी है और इस सूरत हाल के नतीजे में वबा को फैलने से रोकने के लिए नई तहदीदात के निफाज का भी इम्कान है।
कोरोना के नए 200 मामला जो गुज़िश्ता हफ्ते तकरीबन जो 200 मामला थे जो रोज के केसेस होते हैं वो अब बढ़कर मंगल को 1052 हो गए हैं। 24 घंटों के दौरान इन्फेक्शन की तादाद भी दुगनी हो गई है। पीर को रियासत में 482 नए मामला दर्ज किए गए थे। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से ही यौमिया इन्फेक्शन की तादाद में इजाफा हो रहा है। 31 दिसंबर को रियासत में 317 केसेस दर्ज हुए थे और दूसरे दिन ये तादाद कम होकर 311 हो गई, जबकि 2 जनवरी को ये नए मामले 274 दर्ज किए गए थे। करीब 6 माह बाद रियासत में एक ही दिन में ज़ायदस 1000 नए मामला सामने आए। साबिक में दूसरी लहर के दौरान 26 जून 2021 को कोरोना के एक ही दिन में 1000 नए केसेस दर्ज किए गए थे। मुस्बित शरह यानी पॉजिटिविटी रेट जो एक हफ्ता कबल 0.50% था वह बढ़कर 2% हो गया। रियासत में सरगर्म केसेस की तादाद में भी इजाफा हुआ जो 4858 हो गई है। महकमे सेहत के अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से इस तादाद में भी दुगना इजाफा हो रहा है। 5 दिन कबल तक सेहतियाबी की शरह यानी रिकवरी रेट 99% थी जो अब कम होकर 98.70% हो गई। ग्रेटर हैदराबाद और इसके 2 मुतसला अजला में मंगल को नए इन्फेक्शन के 84% मामले देखे गए। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही 658 नए केसेस सामने आए जो GHMC के हुदूद में इतवार को 294 केसेस दर्ज हुए थे। 29 दिसंबर को यह तादाद 121 रही थी। अजला मेडचल, मलकाजगिरी और रंगारेड्डी में बिलतरतीब 166 और 109 नए मामले दर्ज हुए। इसी खबर को अगर हम और थोड़ा सा एलॉबरेट करके देखें और हुकूमत का इसमें अगर मौक़िफ़ देखें तो रियासती दारुल-हुकूमत और मज़ाफ़ाती 2 अज़ला में अवाम की जानिब से कोविड क़वाइद पर सख्ती से अमलावरी ना करने की वजह से नए मामलों में इजाफा हो रहा है। हुकूमत ने हालांकि अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना आयद किया है, तहम इस कायदे पर सख्ती के साथ अमलावरी नहीं हो रही है। ये भी देखा जा रहा है कि अवाम समाजी फासले के क़वाइद पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। शादियों और दूसरी तकारीब में ज़्यादा तादाद में अवाम देखे जा रहे हैं। रियासत में फिलवक्त सिर्फ रैलियों, अवामी जलसों और सियासी, मजहबी और तहजीबी मकासद के लिए अवाम के जमा होने पर इम्तना आयद किया गया है। केसेस में गैर मामूली इजाफे के नतीजे में हुक्काम को इस वबा को फैलने से रोकने के लिए चंद मजीद तहदीदात के निफाज के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। 2 दिन कबल अहदेदारों ने लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू के इम्कान को खारिज अज़ इम्कान करार दिया था और ये कहा गया था कि मरकजी हुकूमत के जारी करदा गाइडलाइंस पर अमलावरी की जा रही है और रियासत की मौजूदा सूरत हाल लॉकडाउन के ऐलान की मुतकाजी नहीं है। महकमे सेहत के अहदेदारों का कहना है कि कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा यकीनन तशवीश की बात है, लेकिन अवाम को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें कोविड-19 के क़वाइद पर सख्ती से अमलावरी करनी चाहिए, जिनमें मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी, वक्फे से हाथ धोने के अलावा वैक्सीन के दोनों डोज लेना शामिल है। डायरेक्टर महकमे सेहत डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने गुज़िश्ता हफ्ते इंतबाह दिया था कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में तेलंगाना के लिए आइंदा 2 ता 4 हफ्ते इंतहाई अहम है। अहदेदारों ने संक्रांति के पेश नज़र तमाम एहतियाती इक़दामात की भी ख्वाहिश की है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में वाक़े फ्लाईओवर्स के पिलर्स को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए पौधे और बेलों को लगाया जा रहा है ताकि इससे फ्लाईओवर के इलाके में खूबसूरती पैदा हो सके, साथ ही आलूदगी में कमी का बाज़ बन सके। GHMC अहदेदारों के मुताबिक फ्लाईओवर के नीचे फ्लाईओवर्स के पिलर्स और स्काईवे के नीचे वर्टिकल यानी खले अंदाज में पौधे और बेलों को लगाया जा रहा है जो कि दिलकश और खूबसूरत नजर आ रहे हैं। हैदराबाद में हालिया दिनों शुरू करदा 11 फ्लाईओवर्स के अलावा खैरताबाद जंक्शन, मूसा नदी का ब्रिज, नागोल कुकटपल्ली के पास के फ्लाईओवर्स के पास सरसब्जी और शादाबी का प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे आलूदगी के तदारुक के अलावा दर्जे हरारत में कमी का इम्कान है। अहदेदारों ने बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में 25 फ्लाईओवर्स हैं, जिनमें मुत्तहिदा रियासत में तामीर करदा 9 फ्लाईओवर्स भी शामिल हैं। उन 9 फ्लाईओवर्स के नीचे सरसब्जी और शादाबी का प्रोग्राम अंजाम दिया गया। बाकी फ्लाईओवर्स के पास भी ये प्रोग्राम जारी है। नलगुंडा चौराहे, टोली चौकी, लंगर हाउस, JNTU, बायोडाइवर्सिटी, गच्चीबोली, L1 और L2 रोड नंबर 45 के फ्लाईओवर्स, दुर्गम चेरुवू केबल ब्रिज को भी खूबसूरत बनाने के लिए सरसब्जी और शादाबी की गई। SRDP स्कीम के साथ साउथ जोन में हालिया दिनों तामीर करदा अब्दुल कलाम फ्लाईओवर और मिधानी से अवेसी हॉस्पिटल जंक्शन के नीचे भी कायम करदा वर्टिकल गार्डन दिलकश नज़ारा पेश करा है। इसी तरह हैदराबाद का सबसे
बड़ा फ्लाईओवर शेखपेट ब्रिज के नीचे भी पहली मर्तबा गार्डन लगाया गया, जहां आवाम को बैठने के लिए कुर्सियों का भी एहतमाम किया गया है। वजीर फाइनेंस व सेहत टी हरीश राव ने सहाफियों को मशवरा दिया कि वो कोरोना से महफूज रहते हुए खिदमत अंजाम दें। उन्होंने आज अपनी क़यामगाह पर तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर में रियासत के कई सहाफ़ी भी मुतासिर हुए थे और कई सहाफ़ियों की मौत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि आइंदा 45 दिनों तक रियासत में वायरस की शिद्दत में मजीद इजाफा होने के इम्कानात हैं, जिसके पेश नज़र सहाफ़ियों को चौकसी अख्तियार करते हुए अपनी खिदमत अंजाम देने की ज़रूरत है। रियासती हाईकोर्ट ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जमानत मंजूर करते हुए पुलिस के रवैये पर शदीद बरहमी का इजहार किया। जमानत की दरखास्त पर समाअत करते हुए हाईकोर्ट के जज जस्टिस ओजोल भुयान ने पुलिस से सवाल किया कि बंडी संजय की गिरफ्तारी के बाद सिर्फ 15 मिनट के अंदर रिमांड रिपोर्ट की तैयारी किस तरह मुमकिन है। इसी तरह एफआईआर में दर्ज न किए गए दफात को पुलिस ने रिमांड मेमो में किस तरह शामिल किया। अदालत ने पुलिस के साथ हुकूमत पर भी नाराजगी जाहिर की। इस केस में पुलिस की जानिब से शामिल किए गए सेक्शन 333 को गैर कानूनी करार दिया और इस दफा को एफआईआर से हदफ कर देने की हिदायत दी। अदालत ने कहा कि कोविड कवायद की खिलाफ वर्जी पर करीमनगर कोर्ट की जानिब से 14 दिन का रिमांड दिया जाना नामुनासिब है। जस्टिस ओजोल भुयान ने करीमनगर अदालत के अहकाम पर रोक लगाते हुए बंडी संजय को 40,000 रुपए के शख्सी मचलकी की अदायगी पर रिहा कर देने के अहकाम जारी किए और इस केस की समाअत 7 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद आज करीमनगर जेल से बंडी संजय की रिहाई अमल में आई। इस मौके पर बीजेपी के कारकुनों ने वहां पे जश्न मनाया और भारी तादाद में वहां कायदीन और कारकुन जमा हुए। జైలు పంపడానికి సంకల్పించుకున్న రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నేను వెళ్ళి ఉపాధ్యాయుల కోసం పోయినా, నేను వెళ్ళి ఉద్యోగుల కోసం పోయినా. సరే నువ్వు సంతోషపడు, బండి సంజయ్ జైలు పంపాను సంతోషపడు, ఏమి ఇబ్బంది లేదు. నువ్వు రాక్షసాన్ని పొంది ఏమి ఇబ్బంది లేదు. కానీ 317 జీవోను మాత్రం దయచేసి సవరించు. మళ్ళీ డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఉద్యోగస్తులు ఉపాధ్యాయులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, నరక యాతన పడుతున్నారు. మళ్ళా డిమాండ్ చేస్తున్నాను, రిక్వెస్ట్ కాదు డిమాండ్ చేస్తున్నా. నిన్ను రిక్వెస్ట్ మర్చిపోయాను, నీ సంఘటన విషయంలో మర్చిపోయాను. నువ్వు వెంటనే 317 జీవో వెంటనే సవరించు. సీనియర్స్ కు జూనియర్స్ కు కొట్లాట పెట్టియకు, స్పౌస్ కు నాన్ స్పౌస్ కు కొట్లాట పెట్టియకు, వీడియోలకు అవకాశం కల్పించు, దివ్యాంగులకు అవకాశం కల్పించు, లోకల్ నాన్ లోకల్ కొట్లాట పెట్టియకు. అందరితో చర్చించు, కొంతమంది తూట్పాలి సంఘం నాయకులను పక్క పెట్టు. వాడు అంటారా చర్చ చెప్తే ఈ పని సభ. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद के खिलाफ बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तस्वीर को मॉर्फ करने और उसे सोशल मीडिया पर गर्दिश करने के इल्जाम में एक और मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमा टीआरएस सोशल मीडिया सेल के कन्वीनर वाई सतीश रेड्डी की जानिब से शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद किया गया। उन्होंने फेसबुक पर देखा कि बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट ने एक वज़ीर आला की एक तस्वीर पोस्ट की है जो मॉर्फ की गई है। उन्होंने इस तस्वीर को मुख्तलिफ ग्रुप्स में फैलाने का भी बंडी संजय पर इल्ज़ाम लगाया। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने आईपीसी की मुख्तलिफ सेक्शंस 504, 505, 2, 153A और आईटी एक्ट की दफ़ा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया और तहकीकात का आगाज़ किया। इतवार को पुलिस ने अरविंद के खिलाफ चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तौहीन आमेज तबसरा करने पर भी मुकदमा दर्ज किया था। మరి కూర్చోబెట్టి మాట్లాడుతుంటే తమాషా చేస్తా ఉన్నా. అప్పుడు పట్టుకొని వాళ్ళు వచ్చి నా కారణం మీద పడి ఏం పీకుతున్నారు రోడ్డు మీద మమ్మల్ని ఎంపీ నాతా అంటే లాంటిది కొట్టి పంపించారు కదా. నేను పంపించినట్టు కరీంనగర్కి ధైర్యమేనా పిల్లల దగ్గర పోతూ పిల్లల దగ్గర పోతూ అరెస్టులు ఎంఆర్ఎస్టులు అరెస్ట్ లో లిమిట్ ఉంటుంది కదా. హైవే డిపోజన్ చేసుకోండి కారు పోకుండా. పిల్లలు లేరా మాకు రొటీన్ ఉండదా?
तेलंगाना में बीजेपी पार्टी उमर के इंचार्ज तरुण चुग ने कहा है कि पुलिस ने बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय को गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की तरह गिरफ्तार किया है। बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की हरकत से ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस ने खाकी ड्रेस के बजाय गुलाबी ड्रेस पहनकर ये गिरफ्तारी अमल में लाई थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में पुलिस की हुकूमत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। हुक्मरान जमात टीआरएस अपोजिशन के चंद कायदीन को दानिस्ता तौर पर निशाना बनाते हुए उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के खिलाफ पुलिस ने झूठे और गलत मुकदमा दर्ज किए, लेकिन अदालत से उन्हें इंसाफ मिला है। गुलाबी रंग की केसीआर की झंडे की वर्दी डाली है, जिनके खिलाफ पहले ही प्रिविलेज मोशन चल रहा हो लोकसभा में, वही व्यक्ति फिर दोबारा एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के हेड को उसी के कार्यालय के अंदर से मैन हैंडलिंग करके, गैस कटर का प्रयोग करके, रोड्स का प्रयोग करके, ये जो पिंक वर्दीदारी है ना, पिंक ड्रेस्ड वर्दीदारी, वो पिंक वर्दी में गुंडों की तरह व्यवहार कर रहे थे। आपको मैं वीडियोस दिखा सकता हूं किस तरह रोड से गेट तोड़ा जा रहा है, जैसे दाऊद इब्राहिम को ये पकड़ने जा रहे हैं, जैसे किसी बड़े क्रिमिनल को पकड़ने जा रहे हैं। और आज तेलंगाना की हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, वो मेरे उन शब्दों को और नड्डा साहब ने जो कल प्रेस की थी उनके शब्दों को सेकंड किया है। मैं धन्यवाद देता हूं न्यायालय को, जिन्होंने तेलंगाना की धरती पर तराजू में पूरा तोला है। आखिरी मौके पर कोर्ट के अंदर दफा बदल दी जाती है। ऐसे बिहेव किया जा रहा है कि गैंगस्टर पकड़ा गया है, ऐसे बिहेव किया जा रहा है और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कल हमने क्वेश्चन उठाया था वंशवाद का, आज भी हम स्टैंड करते हैं। बताएं केटीआर साहेब, जब तेलंगाना का आंदोलन चल रहा, जब तेलंगाना के छात्र तेलंगाना को बंगारू तेलंगाना बनाने के लिए आत्मदाह कर रहे थे, तो आप किस मल्टीनेशनल कंपनी में, विश्व के कौन से देश में आराम से काम कर रहे थे? आज सत्ता का सुख भोग रहे। सत्ता को चाहिए, बता दीजिए जनता को कि 2014 से पहले आपकी प्लेसमेंट कहां थी, आपने कौन से आंदोलन। तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर और वजीर बल्दी नजमोनस केटी रामाराव ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम आयद किया कि वो तरक्की के अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। तारक रामाराव ने बीजेपी के कौमी सरबराह जेपी नड्डा को भी तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ कुछ रिमार्क्स किए थे। जेपी नड्डा ने कहा था कि असेंबली हल्कों के हालिया मुनक्किदा ज़मीनी इंतखाबात में बीजेपी की कामयाबी के बाद चीफ मिनिस्टर का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया है। प्रगति भवन में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए केटीआर ने बीजेपी का तकाबुल बकवास जुमला पार्टी से किया और कहा कि मोदी हुकूमत सबका विकास के नजरिए के खिलाफ काम कर रही है और वो सबका विनाश का सबब बन गई है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखालिफ किसान करार दिया और कहा कि कौमी रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना में मुल्क की दूसरी रियासतों के मुकाबले में ज़्यादा तरक्की दर्ज की जा रही है और खुद कौमी सतह के इदारों ने भी एतराफ़ किया है, जबकि वज़ीर आज़म की आबाई रियासत गुजरात तरक्की के मामले में बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों बशमुल कर्नाटका में बदनुमानियाँ फैली हुई हैं।
एक मैगजीन के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बीजेपी इख्तिदार वाली दूसरी रियासतें बदनवानियों में आगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जमहूरियत के बारे में इजहार ख्याल का कोई हक नहीं है और गुज़िश्ता 7.5 साल के दौरान मोदी हुकूमत ने मुल्क को कई शोबों में पीछे ढकेल दिया है और पेट्रोलियम अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफे की वजह से भी आवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ा है। उन्होंने रिमार्क किया कि मोदी हुकूमत में तरक्की कहीं भी देखी नहीं जा रही है। केटीआर ने रिमार्क किया कि खुद बीजेपी कायदीन का दिमागी तवाजुन बिगड़ गया क्योंकि वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदनवानियों के इल्जाम आयद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक मरकजी वजीर ने खुद पार्लियामेंट में वजाहत की कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस प्रोजेक्ट पर जो रकम खर्च की जा रही है उसमें कोई बदनवानियां नहीं हुई है। నీళ్లు, ఇంటింటికి కరెంటు, ఇంటింటికి టాయిలెట్. నిన్నగాక మొన్న ఎంత సిగ్గులేని మాట, ఎంత సిగ్గులేని ప్రభుత్వం, ఎంత నీతిమాలిన ప్రభుత్వం అంటే ఈ మాట 8 ఏళ్ల కింద చెప్పిండు నరేంద్ర మోడీ. గుజరాత్ అన్న అయిందా? గుజరాత్లో ఇంటింటికి నల వచ్చిందా? నీ గుజరాత్లో ఇంటింటికి కరెంట్ ఉన్నదా? నీ గుజరాత్లో ఇంటింటికి టాయిలెట్ ఉన్నదా? నేను అడుగుతలేను నరేంద్ర మోడీ గారు. నిన్నగాక మొన్న నీ ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది రిపోర్ట్. ఏం విడుదల చేసింది? భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఓడిఎఫ్ ప్లస్ విలేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే తెలంగాణలో 96.7% ఉన్నాయి. రెండో స్థానంలో 35%తోని తమిళనాడు ఉన్నది. నీ గుజరాత్లో 0.05% ఉన్నాయి. ఇగో ఇది మీ బతుకు, ఇది మీ జుమ్లా. ఇక మీరు ఇంతపాటి పోటుగాలి ఇంకున్నాయి జుమ్లాలు. 2022 కల్లా పొడుస్తా అన్న ఏంటి అంటే ఒకటేమో ఇంటింటికి నల్ల, ఇంటింటికి కరెంటు, ఇంటింటికి టాయిలెట్. 2022 కల్లా ప్రతి ఒక్క మనిషికి ఇల్లు, ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ డబల్. ఇగో 2022 కల్లా ఇక చెప్పిండే స్టూడెంట్. टीआरएस के रुकने असेंबली जीवन रेड्डी ने रिमार्क किया कि जेपी नड्डा बीजेपी के कौमी सदर नहीं बल्कि भ्रष्टाचार जनता पार्टी के सदर हैं। उन्होंने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नड्डा की आबाई रियासत हिमाचल में बीजेपी ने ज़मीनी इंतखाबात में एक लोकसभा सीट के साथ साथ 3 असेंबली सीटें भी खो दी। अपनी आबाई रियासत में बीजेपी की शिकस्त पर नड्डा अपना आपा खो बैठे हैं। उन्होंने नड्डा की जानिब से गुज़िश्ता रोज टीआरएस हुकूमत पर नुक्ताचीनी की मजम्मत करते हुए कहा कि अगर नड्डा नीति आयोग की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उनको तेलंगाना और केसीआर हुकूमत के कारनामों के बारे में पता चलेगा। के तेलंगाना में बात कर रहे मिस्टर नड्डा, ये तेलंगाना गड्ढा है, ये केसीआर का अड्डा है। यहाँ पे आपका नकरा नहीं चलता, ये नकरा सारे बंद करो। यहाँ पे कोई भी बकरा नहीं है, आपका नकरा नहीं चलेगा। यहाँ पे बकरा कोई नहीं है। ये तेलंगाना अड्डा केसीआर गड्ढा है। मिस्टर नड्डा, आप जो बीजेपी पार्टी है, फादर ऑफ द करप्शन पार्टी है, भ्रष्टाचार पार्टी है, बड़ा झूठा पार्टी है, लायर्स पार्टी है, फादर ऑफ द करप्शन पार्टी है। आपको बोल रहे जो कालेश्वरम में आप इधर बोल रहा, एडीएम बोल रहा, कमीशन बोल रहा, कालेश्वरम कमीशन है। ये आपका जो केंद्र जल शक्ति मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोले बहुत सीधा साधा प्रोजेक्ट है, इसमें ट्रांसपेरेंट है, करप्शन नहीं है बोल के ये रेवंत रेड्डी क्वेश्चन नंबर 792 पार्लियामेंट में पूछा। जुलाई 22 में नोटेड प्रेस में रिपोर्ट हो गया। ये करप्शन का कालेश्वरम नहीं है, ये लोगों का फार्मर्स के लिए करे सो है। पूरा इंडिया में आपका 18 स्टेट्स है, बीजेपी स्टेट्स, उधर भी ऐसा प्रोजेक्ट कोई भी नहीं बनाया। मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में भी कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बने। ये नेशनल में इंटरनेशनल में रिपोर्ट हो गया, ये झूठा है। ये सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने भारतीय जनता पार्टी हुकूमत से सवाल किया कि वो रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार टीआरएस के सदर व वजीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, जबकि बीजेपी कायदीन मुसलसिल दावे करते आ रहे हैं कि मरकजी हुकूमत के पास केसीआर के खिलाफ कई दस्तावेजी सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर केसीआर हुकूमत के खिलाफ न सिर्फ तहकीकात की जा सकती है बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बंटी संजय को आज जेल में डाले, अब ये इसके ऊपर कौन बिलीव करेगा? आपके पास प्रूफ है, आप कर सकते हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है। करप्शन का है तो क्यों मदद नहीं डाल रहे? क्यों तुम्हारे बार बार भाषण देते और दूसरी मरतबा जो करप्टेड लोगों को तुम्हारे पार्टी में ले लिए, लेने के बाद उसका करप्शन बंद हो गया, यही भी वैसे है क्या? तो इस वजह से
बात कम करो। अवाम को ये पता चाहिए कि नरेंद्र मोदी भी बोले काला धन लाऊंगा, 15 लाख जमा करूंगा, बोला नहीं बोला? एक आदमी को विदेश में सो विजय मल्ल्या को ला लेंगे, सबको लाएंगे बोले, किसी को नहीं लाया अभी तक। वो वैसी है, ये भी वैसी है। सही बात, अगर तुम्हारे में दम है तो करप्शन क्या हुआ बाहर निकालो। जब कभी लोग उसको विश्वास करेंगे। ये तो हवाबाजी का काम चल रहा, ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रहा बोल के आवाम समझ रहे। अभी भी समय है, करप्शन है तो बाहर लगाओ। सरकार आपका है, होम मिनिस्टर आपका है। मैं उस वास्ते नड्डा जी बात कम करो, एक्टिविटी बढ़ाओ, सही बात बाहर लाओ, ये बोलने का मतलब है। बीजेपी के अध्यक्ष है जगत प्रसाद नड्डा। तेलंगाना के जिले जगतियाल की एसआरएसपी कैनाल में गिरी कार को पुलिस ने निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसमें 2 लाशें पाई गईं। ये कार 2 दिन पहले कैनाल में गिर पड़ी थी। तफसीलात के मुताबिक जिले के मेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले 31 साल रेवंत और 41 साल प्रसाद पीर की शव मेटपल्ली से आत्माकूर को कार के जरिए जाने के लिए रवाना हुए। तमाम दूसरी सुबह तक भी वो आत्माकूर को नहीं पहुंचे, जिस पर उनके फिक्रमंद अरकान खानदान ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर उनकी तलाशी शुरू की और उन मकामात के सीसीटीवी फुटेजेस का मुआयना किया जहां से उनकी कार की रवानगी का इम्कान था। वेलपुर के करीब एसआरएसपी काकतिया केनाल पर एक पुल है, जिसको पार करने पर यह रास्ता आत्माकूर के लिए जाता है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस पुल पर से रवानगी के दौरान इन 2 में से कार चलाने वाले ने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार पुल की रेलिंग से टकराकर केनाल में गिर पड़ी। पुलिस ने एसआरएसपी से केनाल को जाने वाले पानी को रोक दिया। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तलाश का काम शुरू किया। इसी दौरान उनकी कार का पता चला। पुलिस ने 3 घंटों की जद्दोजहद के बाद कार को क्रेन की मदद से निकालने में कामयाबी हासिल की। कार में दोनों की लाशें पाई गईं। इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक खातून के गले से तलाई जेवर छीनने की वारदात पेश आई। कॉलोनी के अपार्टमेंट में घुसकर एक शख्स ने खातून के गले से तलाई जेवर छीन लिया और फरार हो गया। उसने अपने सर पर हेलमेट पहन रखी थी ताकि खुद की शिनाख्त से वो महफूज रहे। खातून ने उसको पकड़ने की कोशिश की, ताहम इसमें उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। ये वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। खातून ने पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस का भी तजजिया किया ताकि चोर को पकड़ने में मदद मिल सके। रात में पेश आई इस वारदात के बाद पुलिस ने इलाके में पेट्रोलिंग में शिद्दत पैदा कर दी है। तेलंगाना में पेश आए खौफनाक वाक़े में नाबालिग लड़की की असमत दरी का वाक़या पेश आया। जिले वनपर्ती के मलियापल्ली इलाके की 9वीं जमात की तालिबा सुबह में स्कूल को जा रही थी कि मुलजिमीन अनिल और नागराजू ने झाड़ियों में ले जाकर उसकी असमत दरी की और बादजा मुलजिमीन ने मुतासिरा को चिंताकुटा इलाके में वाक़ उसके स्कूल को बाइक पर लाकर छोड़ दिया। मुतासिरा ने इस वाक़े से वालिदैन को वाकिफ करवाया, जिसके बाद इसके वालिदैन ने पुलिस से शिकायत की। बादजा अवाम, दलित तंजीमों और अवामी तंजीमों की बड़ी तादाद ने सड़क पर एहतजाज करते हुए लड़की से इंसाफ और मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। डीएसपी किरण कुमार ने चिंताकुंटा में वाक़े उस सरकारी स्कूल को पहुंचकर जांच का आगाज किया। दलित तंजीमों और अवामी तंजीमों ने डीएसपी को इस खुसूस में एक मेमोरेंडम भी हवाले किया। हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने एक नाबालिग लड़की को बचा लिया, जिसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि 15 साल लड़की गुज़िश्ता माह अपनी बहन से झगड़े के बाद मुलाजिमत पेशा वालदा से मुलाकात के लिए घर से रवाना हुई थी। रास्ते में राजेंद्र नगर इलाके में 2 ऑटो ड्राइवर हफीज और समीर ने मदद के बहाने से उसे एक मकाम पर ले जाकर बेहोशी की दवा पिलाकर उसकी असमत रेजी की। कई दिनों तक उससे जबरदस्ती महरूस रखा और उसका जिनसी इस्तेहसाल किया। बादशाह उन्होंने लड़की को दूसरे मकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहां उससे जबरदस्ती जिस्म फरोशी करवाई जा रही थी। नाबालिग लड़की ने किसी तरह फोन से इंस्टाग्राम के जरिए अपनी बहन को इस बात की इत्तला दी और उसने बहादुरपुरा पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने उस मकाम पर धावा करके लड़की को बचा लिया और उससे जिस्म फरोशी करवाने वाली 2 खवातीन आयशा और सना को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 ऑटो ड्राइवर्स फरारी में हैं। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। पकड़ी जाने वाली खवातीन में मुलजिमीन में शामिल एक ऑटो ड्राइवर की बीवी बताई गई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भले ही ऋषभ पंत का बल्ला नहीं चल रहा हो, लेकिन विकेट के पीछे खिलाड़ी कमाल कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले पंत हिंदुस्तान के लिए बतौर कीपर सबसे तेज 100 शिकार करने वाले खिलाड़ी बने थे। अब दिल्ली के इस विकेट कीपर बल्लेबाज ने एक और खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। जोहान्सबर्ग टेस्ट के दूसरे दिन
पंत ने अफ्रीकी पारी का आखिरी कैच लपकते ही अपने टेस्ट करियर में भी 100 कैच पूरे कर लिए हैं। विकेट के पीछे कमाल करने वाले वो सिर्फ चौथे हिंदुस्तानी विकेट कीपर हैं। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आनंद चैनल।